आप अगर किसी संस्थान में काम भी करते हैं, एक कहावत है ना कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। अगर आप राहुल गांधी आपके बॉस थे तो पसंद करना मजबूरी थी। एक गजल का शेर है, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। तो राहुल गांधी की नजर किस पे है? 2 लाइन आप मेरी भी सुनिएगा कि मुझसे ये तेरा शहर यूं ही नहीं छूटेगा, लगता है सांसें विदा लेंगी, जिस्म यही छूटेगा। इन लाइनों का मतलब समझे आप? इन पंक्तियों के जवाब में दो पंक्तियां आपको नजर कर रहा हूं। एक ऐसी आरजू में जो कहीं सुनी ना जाए, वहां उम्र काट आए जहां सांस ली ना जाए। आप ये कहना चाहते हैं कि जो खड़गे जी हैं वो बिना रीढ़ की हड्डी के नेता हैं? नहीं, वो नेता ही नहीं है। उन्होंने खुद हमसे कई बार कहा, हमसे नहीं, कांग्रेस के किसी भी नेता से अकेले में पूछो। हाँ। आप कमलनाथ जी से पूछो अकेले में, दिग्विजय सिंह जी से पूछो, शशि थरूर से पूछो, हुड्डा जी से पूछो, आप पूछो ना, अकेले में पूछो, तो खुद कहेंगे कि हाँ खड़गे जी कुछ नहीं है। पार्टी के अंदर रहकर आपने पार्टी के जो गलत मुद्दे थे उनको आप मीडिया पर लाए? नहीं, पार्टी लाइन से अलग हटकर मेरा एक बयान तो बताओ, आप मुझे कोट करें कहीं। अब ये बात अलग है कि पार्टी ने गलत लाइन ले ली तो मैं क्या करूं। अगर पार्टी का ये फैसला कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना है, ये कांग्रेस की लाइन नहीं हो सकती है, ये तो वामपंथियों की लाइन हो सकती है। कि कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि भगवान राम से उनको कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो राम मंदिर था वो बीजेपी ने अपना एजेंडा बना लिया था, इसलिए उसका बायकॉट किया। आपने सुना भी होगा। नहीं, तो जो कांग्रेस के नेता ये कहते हैं उनसे कोई दूसरा राम मंदिर बनाए, दूसरी अयोध्या बसाए। जो राजनीति जो कांग्रेस करती है वो केवल विपक्ष के साथ नहीं करती बल्कि परिवार में भी राजनीति करती है। आप हमेशा ये बात कहते रहे हैं। आप मुझसे वो कहलवाना चाहते हैं जो मैं कहना नहीं चाहता। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग चड्ढा। मेरे शो अनकट विद अनुराग चड्ढा में आपका स्वागत है। इस शो में जो भी आप देखेंगे सुनेंगे वो बगैर किसी काट छाट के होगा। इसके अलावा जो बातें आपके सामने रखी जाएंगी या तो आपने सुनी नहीं होंगी या फिर बहुत कम सुनी होंगी। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनका नाम लेने से पहले उनके बारे में 2 शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं। वो दिल में तो सभी के आते हैं लेकिन समझ में किसी के नहीं आते, और वो सवाल बहुत सहजता के साथ देते हैं, लेकिन बाद में हमें लगता है कि भाई गुत्थी तो और ज़्यादा उलझ गई। जी हाँ, आज के जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराना चाहता हूं। उनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो अनकट विद अनुराग चड्ढा में। थैंक यू अनुराग जी। दोस्तों, सबसे पहले 2 शब्द मैं आचार्य जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आचार्य जी आचार्य भी हैं, कुशल राजनेता भी हैं, इसके अलावा जो कल की धाम है उसके पीठाधीश्वर भी हैं। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आचार्य होने के साथ-साथ आप एक कुशल राजनेता भी हैं। आध्यात्म और राजनीति दोनों आपके जीवन में बिल्कुल बराबर का महत्व रखती हैं। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ और जो देखता हूँ, आप धार्मिक अनुष्ठान में भी जाते हैं, मुशायरे में भी जाते हैं, कवि सम्मेलन में भी जाते हैं। तो क्या ये माना जाए अब कि राजनीति अब आपका फुल टाइम बिज़नेस बन चुकी है? देखिए अनुराग जी, पहली बात तो अगर मैं कुशल राजनेता होता जी। तो संसद में होता। कांग्रेस में मैं रहा नहीं और भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की, तो मैं कहाँ कुशल राजनेता हूँ। आचार्य जी, वैसे ये कुशलता की पहचान है। वो कहते हैं कि जब कोई जहाज़ डूब जाता है, तो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। अब आप एक इसका ऐसे जहाज़ की तरफ पहुँचने वाले हैं जो आपको देखकर लगता है, जो आपकी प्रेडिक्शंस हैं। इसका मतलब है आपने ये मान लिया कि कांग्रेस डूबता जहाज है। नहीं, मैंने नहीं, आपके जो तमाम बयान आते हैं और जो कांग्रेस का जिन लोगों ने अब तक साथ छोड़ा, वो हमेशा यही कहते हैं कि भई कांग्रेस एक डूबता जहाज़ है, जितना जल्दी हो लोग इससे उतर जाएँ। और मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, चाहे उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद हों, आरपीएन सिंह हो या हेमंता जी की बात आप करें, तो उन्होंने समय रहते हुए कांग्रेस का साथ छोड़ा और उनको फ़ायदा मिला। लेकिन आपने जब कांग्रेस का साथ छोड़ दिया तो अभी तक आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला। देखिए, मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। हुँ। मैं ऐसा नहीं मानता कि आरपीएन सिंह ने और जितिन प्रसाद ने, हेमंत विश्व शर्मा ने, अशोक चौहान ने, अशोक तंवर ने, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने और बाकी लोगों ने जो कांग्रेस छोड़ी, तो किसी स्वार्थ की वजह से छोड़ी। ऐसा नहीं मानता मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस में प्रतिभाओं को
जो सम्मान मिलना चाहिए हम्म, वो सम्मान नहीं मिल रहा था, पहली बात। दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, लेकिन वो कांग्रेस और थी, आज की कांग्रेस और है। वो कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती थी, हम्म। आज की कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से हटके मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे आ गई है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो बदलाव है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी, जो इंसान, जो नेता देश को मोहब्बत करेगा, देश से प्यार करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, राष्ट्र की एकता की बात करेगा, राष्ट्र के उत्थान की बात करेगा, राष्ट्र के गौरव की बात करेगा, राष्ट्र के स्वाभिमान की बात करेगा, उसका कांग्रेस में रहना अब बहुत मुश्किल हो गया है। उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे करके सब कांग्रेस से अलग होते जा रहे हैं। हम्म। कुछ कांग्रेस आचार्य को जी, छोड़ रहे हैं। आचार्य जी कांग्रेस के बारे में भी बात करेंगे और आपके मोदी प्रेम के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप जानना चाहता हूं आपकी राजनीतिक यात्रा के बारे में। जहां तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है, सुना है, आपने पॉलिटिकल साइंस की अपने पढ़ाई की और उसके बाद आप 16-17 साल के रहे होंगे कि आपके अंदर राजनीति का कीड़ा जाग गया और आप राजीव गांधी जी से मिले। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गाज़ियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हुए आप राजीव गांधी तक कैसे पहुँचे? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। लेकिन आपने एक शब्द यूज किया, राजनीति का कीड़ा जाग गया, तो मुझे लगता है कि राजनीति का कोई कीड़ा नहीं होता है। हुँ, राजनीति और नेता ये बनाए नहीं जाते। अगर कोई नेता बनाया जाता हुँ, तो फिर किसी इंस्टीट्यूट में उसको ट्रेनिंग दे करके नेता बनाया जा सकता था। देश के कई प्रधानमंत्री बनाए जा सकते थे। हुँ, लोग हालांकि कोशिश करते हैं नेता बनाने की, नेता बनाया नहीं जाता, नेता बनता है। तो हम ये जो आपका सवाल है, मुझे लगता है हम 11वीं-12वीं क्लास में थे। हुँ, 1983 की बात है। राजीव गांधी जी जो हैं, उस समय संजय गांधी जी का निधन हो गया था हुँ, और राजीव गांधी जी सांसद बने थे अमेठी से। हुँ, लोकसभा में आए थे। अ, उस समय राजेश पायलट भी सांसद बने थे 80 में, एयरफोर्स को छोड़ करके, और वो 80 में सांसद बने थे। तो राजीव गांधी जी से हमें राजेश पायलट जी ने मिलाया। एक छात्र आंदोलन में एक धरना चल रहा था, वहाँ इत्तेफाक से राजेश पायलट जी का आगमन हुआ हुँ। और मैंने भी स्पीच दी ये थी। धरना कहाँ चल रहा था आचार्य जी? गाजियाबाद के एक घंटाघर पर जो शहीद भगत सिंह जी हुँ, की एक प्रतिमा है, वहाँ पर था। पायलट साहब कहीं से आ रहे थे, इत्तेफाक से वो जाम में फंस गए। हुँ, तो उनसे किसी ने, स्थानीय पुलिस वालों ने कहा होगा भाई कुछ छात्र जो हैं वो उत्पात कर रहे हैं, सड़क हुँ, जाम कर रखी है। वहाँ हमारे भाषण चल रहे थे और भाषण वही होते थे, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, छात्र एकता जिंदाबाद। तो इस तरह की जब परिस्थितियां थीं, तो पायलट साहब ने सोचा कि भाई, उन्होंने सोचा होगा कि गाड़ी में बैठ के यहाँ खड़े रहो तो क्या फ़ायदा, हुँ, इसलिए वो मंच तक आ गए। फिर उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ, फिर उन्होंने हमसे बात की। हमारी जो माँगें थी हमारी, हुँ। उनका भी लगभग समर्थन किया और हमसे कहा कि आप एक बार राजीव गांधी से मिलिए, मैं आपको मिलवाता हूँ। तो हम कुछ लोग गए और जब हम राजीव गांधी से मिले, तो राजीव गांधी जी की जो सौम्यता थी, जो उनकी सॉफ्टनेस थी, जो उनकी खूबसूरत पर्सनैलिटी थी, एक आकर्षक व्यक्तित्व था, उसने हमें इतना प्रभावित किया कि हम बस दिल दे बैठे उनको। आचार्य जी, एक धरना सीधा आपको राजीव गांधी के पास ले पहुँचा। आजकल मैं देखता हूँ कि तमाम धरने प्रदर्शन चलते हैं, बड़े-बड़े नेता जिनका बड़ा प्रोफ़ाइल है वो धरने प्रदर्शन में खूब शामिल रहते हैं, लेकिन अपने जो टॉप लीडरशिप के नेता हैं उनसे नहीं मिल पाते और उस समय एक छोटा-सा धरना आपको राजीव गांधी के पास ले गया। ये आज के नेताओं की कमी है, हाँ। जो जनता से कट जाते हैं। राजीव गांधी बहुत बड़े नेता थे, इंदिरा गांधी के बेटे थे, और इंदिरा जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थीं, लेकिन राजीव जी से कोई भी मिल लेता था। हुँ, राजीव गांधी जी के पास मुझे याद है एक वाइट कलर की एक मारुति 1000 गाड़ी थी, हुँ, और वो उसे खुद ड्राइव करके कभी-कभी इंडिया गेट के आसपास घूम के हमको आइसक्रीम भी खिला देते हुँ, थे। तो वो तो दिल जीत लेते थे।
और उन्होंने हमारा दिल जीत लिया। और उसी की वजह से मैं लगातार 30-32 साल कांग्रेस में राजीव रहा। जी से बात क्या हुई आपकी जब उनसे पहली बार मिले? और भी कुछ लोग आपके साथी थे और आज वो कहाँ हैं वो लोग? क्या वो भी कांग्रेस में हैं? हाँ, वो नहीं, वो कोई कहीं है, कोई कहीं है, सब राजनीति में नहीं आए। कई उस समय के साथी थे, हम लोग 7-8 लोग मिलके शुरू में गए थे। वैसे ही शिकवे शिकायतें जैसे बच्चे लोग करते हैं। हुँ, 12वीं में जो बच्चा होता है, 12वीं में या ग्रेजुएशन के पहले साल में, हुँ। तो उनकी क्या बातें होती हैं? वही हमने कहा भैया ये तो जो हो रहा है यहाँ तो ये खबरें फैल रही हैं कि आप कुछ नहीं करते हैं, ये अरुण नेहरू सब करते हैं, फलाने करते हैं। जो आपसे मिलता है उसका कोई काम नहीं होता है, जो आपके स्टाफ से मिल जाता है उसका सब काम हो मतलब जाता है। उस वक़्त राजीव गांधी जी भी रिमोट कंट्रोल का कोई अब और मुझे चल नहीं रहा था पता जो उनका। बातें हैं, हाँ, फिर वो इतनी उन्होंने इतना प्यार दिया हमें, इतनी मतलब मोहब्बत दी। राजीव जी से आपने कहा हाँ, कि भई आपका जो रिमोट है वो नेहरू जी के पास है। हाँ, हाँ, वो कुछ भी जो होता था हम जो जो हमको फीडबैक मिलता था, हम हाँ, जब जाते थे तो उन्हें सुना देते थे। तो राजीव जी ने क्या कहा आपसे इस बात पर? गुस्सा नहीं हुए वो? नहीं, नहीं, भई बिल्कुल नहीं। आमतौर पे कोई मुझे कह दे कि भई आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो तो किसी और के हाथ में है। नहीं, राजीव जी गुस्सा नहीं होते थे, हाँ, मुस्कुराते थे हाँ, और उनकी जो मंद-मंद मुस्कुराहट थी, हाँ। वो बस दिल जीत लेती थी। उसके बाद कभी-कभी कभी-कभी कंधे पे हाथ रखते थे। तो राजनीति में फिर कैसे आए? कितने महीने या साल बाद आप आए राजनीति बस में? हम नहीं छात्र राजनीति में तो थे ही, हुँ। खूब धरना देते थे, भाषण देते थे। तो सक्रिय राजनीति में राजीव गांधी जी ने कितना आपका सहयोग किया? उस समय के सभी नेता सहयोग करते थे, हुँ। उस समय प्रतिभाओं का सम्मान क्या होता दायित्व था। आपको दिया राजीव जी ने उस वक़्त? उस समय एक राष्ट्रीय एकता परिषद बनी। अ, फिर उत्तर प्रदेश में यूथ कांग्रेस में मैं रहा, दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस में रहा। उस समय दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे जगदीश टाइटलर हुँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तारिक अनवर। तो मैं यूथ कांग्रेस में रहा। फिर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के एक सेल था वहाँ। कई सेल थे, किसान कांग्रेस हुँ, था, ग्राम विकास था, ऐसा कुछ थे। तो उसमें सब में रहा। फिर बड़ी कांग्रेस में आ गया, फिर हुँ। प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता रहा, फिर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का महासचिव रहा, तो फिर धीरे-धीरे राहुल गांधी से भी आपकी मुलाकात होती रही, जब वो राजनीति में नहीं थे? नहीं, जब वो राजनीति में नहीं थे मेरी राहुल गांधी से तब कोई मुलाकात और नहीं जब हुई। राजनीति में राहुल गांधी आए, हाँ, मेरी उनसे मुलाकात उसके बाद हुई। राहुल गांधी के साथ का आपका कमिटमेंट कैसा रहता था उस समय? कैसे आपका वन टू वन रहता था उनका? नहीं, राहुल गांधी जी से मिलने की मेरी कोई ज़्यादा इच्छा कभी नहीं रही। हुँ। मेरी प्रियंका गांधी से मिलने की मुलाकात ज़्यादा होती थी। क्या राहुल गांधी को शुरू से आप पसंद नहीं करते थे, कांग्रेस में रहते हुए भी? नहीं, मेरी पसंद का मुझे कोई अधिकार ही नहीं है, तो मैं उसमें कांग्रेस में जो रहेगा उसे कोई पसंद नापसंद का कोई मतलब नहीं है। और राहुल गांधी का पसंद होना ये ज़रूरी है। नहीं आचार्य जी, आप अगर किसी संस्थान में काम भी करते हैं, एक कहावत है ना मैं कि बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। नहीं, मैं उस अगर आप राहुल गांधी आपके बॉस थे तो पसंद करना मजबूरी थी। मैं उस पे एक एक बड़ा अच्छा एक एक गज़ल का शेर है हाँ। कि सब पे साकी की नज़र हो ये ज़रूरी तो हुँ, नहीं, हुँ, सबकी साकी पे नज़र हो ये ज़रूरी है मगर, हुँ, सबकी साकी पे नज़र हो ये ज़रूरी है मगर, सब पे साकी की नज़र हो ये ज़रूरी तो हुँ। नहीं। तो राहुल गांधी की नज़र किस पे है, ये आचार्य जी, मैं भी इम्पोर्टेंट है। आपके लिए 2 लाइन लिख कर लाया हूँ। मुझे मालूम था कि आप इस इंटरव्यू के दौरान शेरो और शायरी ज़रूर करेंगे। 2 लाइन आप मेरी भी सुनिएगा कि मुझसे ये तेरा शहर यूँ ही नहीं छूटेगा, लगता है साँसें विदा लेंगी, जिस्म यही छूटेगा। इन लाइनों का मतलब समझे आप? मैं इस इन पंक्तियों के जवाब में 2 पंक्तियाँ आपको नज़र कर रहा हूँ और ये पूरा जो पॉडकास्ट जब देखेंगे तो उन्हें बड़ा आनंद आएगा कि एक ऐसी आरज़ू में एक ऐसी आरज़ू में जो कहीं सुनी ना जाए, एक ऐसी आरज़ू में जो कहीं सुनी ना जाए, वहाँ उम्र काट आए जहाँ साँस ली ना जाए। तो जो दर्शक हैं हमारे, वो हो सकता है इसकी गहनता तक ना जा पाएँ। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि जब आपने ये कसम खाई थी राजीव गांधी के सामने कि भई मैं कांग्रेस को अपने अंतिम साँस तक नहीं छोड़ूँगा। तो आखिर ऐसी परिस्थिति है वो क्या हो गई कि आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी? नहीं, आपका जो कमिटमेंट था, वो आपको ख़त्म करना पड़ा। मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। हुँ, मैंने उस संकल्प को निभाया। कई बार कांग्रेस में ऐसे फैसले हुए, जब 2019 के बाद
जब 2019 में मैं भारत के तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए लखनऊ भेजा गया, खासतौर से प्रियंका जी के कहने पे मैं चुनाव लड़ा, तो उसके बाद फिर प्रियंका जी के साथ काम करने का मौका मिला। तब बहुत से ऐसे फैसले थे जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं थे, लेकिन मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, क्योंकि मैंने अपनी जो कमिटमेंट थी, और मैं अपनी अंतरात्मा से कई बार ये सवाल करता था कि भाई मैं कांग्रेस में क्यों हूं, क्योंकि कांग्रेस ऐसे फैसले कर रही है जो फैसले देश के हित में नहीं है। कांग्रेस में ऐसे लोगों की भरमार हो रही है जो राम से, राष्ट्र से, सनातन से, जिनका कोई लेना देना नहीं है, सद्भावना से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस एकदम वामपंथ के रास्ते पे चल रही है। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह ये नारे लगाते हैं, वो कांग्रेस में नेता बन गए। तो ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी। ये कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं बची है जो मौलाना आज़ाद की, चंद्रशेखर आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनकी कांग्रेस अब नहीं रही है। ये मैं समझ रहा था। लेकिन आचार्य जी, कांग्रेस भले ही वैसी नहीं ना रही हो, लेकिन आपका कमिटमेंट तो मैंने नहीं कमिटमेंट था छोड़ी, ना। मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। लेकिन जब आचार्य जी, आपने परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी थी, आप कांग्रेस में रहकर रोजाना राहुल गांधी को आप उनके फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी की तारीफ कर रहे हैं, विपक्षी नेताओं से मिलने जाते हैं। अच्छा जब आप परिस्थिति आप ऐसी पैदा कर देंगे तो आपको कोई क्यों नहीं निकालेगा? अच्छा, अगर नरेंद्र मोदी अच्छा फैसला कर रहे हैं हम्म, तो तब भी उन्हें गाली दी जाए। राहुल गांधी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जो करें उनके खिलाफ बोलना है। अब नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को हटाने का फैसला किया, हम्म। तो क्या ये फैसला देश हित में नहीं है? तो देश हित में जो फैसला है वो चाहे कोई करो। तो कोई, लेकिन बाकी नेताओं हमने ने उसका फैसले का समर्थन विरोध किया नहीं किया आचार्य जी। नहीं, मैंने उसका समर्थन किया। जब मैंने समर्थन किया तो मेरे बाद फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी समर्थन किया, हम्म, और फिर सचिन पायलट जी ने भी किया, हम्म, दीपेंद्र हुड्डा ने समर्थन किया। हम्म। अब सिंधिया जी भी चले गए, हम भी कांग्रेस ने निकाल दिए। तो सवाल है कि अगर कोई फैसला अच्छा फैसला है, जनहित में है, राष्ट्रहित में है, तो कोई भी हो, ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया कि 370 हटाना है, तो ये तो राष्ट्र के हित में फैसला है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया कि भी भगवान 500 साल से राम मंदिर की प्रतीक्षा हो रही थी, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हुआ, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना ये तो गलत फैसला था, तो मैंने इसका विरोध किया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोई गलत काम करे उस पर भी हम आंख भी बंद कर लें, कान भी बंद कर लें और मुंह भी बंद कर लें? तो जो गांधी जी के 3 बंदर थे, ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, तो ऐसे बंदर बनने से क्या फायदा? आचार्य जी, आपका दम कब से घुट रहा था कांग्रेस में? कितने साल हो गए थे दम घुटते हुए? देखिए, बीमारी जो है हम्म, वो जब शुरू होती है तो छोटी होती है, हम्म, फिर वो बढ़ते धीरे धीरे बढ़ जाती है और फिर लाइलाज हो जाती है। कांग्रेस में जो बीमारी है वो कार्यकर्ताओं में नहीं है, संगठन में नहीं है। हम्म, कांग्रेस की जो बीमारी है वो तो राहुल गांधी है। हम्म। जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेतृत्व को संभाल रहे हैं, तब से कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जिन लोगों की रगों में कांग्रेस दौड़ती थी, वो सब कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं या उन्हें कांग्रेस निकालती जा रही है। और धीरे धीरे करके आज जो कांग्रेस है, ये नेताओं की कांग्रेस नहीं बची है, ये तो नौकरों की कांग्रेस है। मतलब आपका कहना है कि अब कार्यकर्ता कम है और नेता ज्यादा है और नौकर ज्यादा है। पेड वर्कर है। कौन कौन है ऐसे नौकर कांग्रेस में? आप कुछ प्रकाश डालेंगे इस बात पर? वो इस लायक कहाँ जो उनके नाम लिए जाए। फिर भी आचार्य जी, कुछ लोगों के बारे में बताइए। राहुल गांधी की तिकड़ी के बारे में आप हमेशा ये बात कहते हैं कि भाई जो राजनीति जो कांग्रेस करती है वो केवल विपक्ष के साथ नहीं करती बल्कि परिवार में भी राजनीति करती है। आप हमेशा ये बात कहते रहे हैं नहीं, कि वहाँ मैं परिवार में 3-3 गुट है। ऐसा बताया जाता है कि सोनिया गांधी का अलग गुट है, प्रियंका जी का अलग गुट है, राहुल गांधी जी का अलग गुट है। क्या बिल्कुल सही बात है ये? देखिए, आप मुझसे वो कहलवाना चाहते हैं जो मैं कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतना बताना चाहता हूं कि मैंने 3 बातें उठाई। पहली, आप राम मंदिर का विरोध मत करो, राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ। दूसरी, कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी है, हम्म, प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बनाओ। हम्म,
कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी को सौंप दो। तीसरी, राजस्थान में अशोक गहलोत बूढ़े हो चुके हैं, वहां सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना दो। अब ये तीनों बातें कांग्रेस के हित में थी या कांग्रेस के विरोध में थी? आप खुद बताइए, आपके दर्शक फैसला करेंगे। मैंने ये नहीं कहा, आचार्य मैंने जी तो ये नहीं कांग्रेस कहा। के नेता ये कहते हैं कि भगवान राम से उनको कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो राम मंदिर था वो बीजेपी ने अपना एजेंडा बना लिया था, इसलिए उसका बायकॉट किया। आपने अच्छा, सुना भी होगा। नहीं तो जो कांग्रेस के नेता ये कहते हैं उनसे को दूसरा राम मंदिर बनाए, दूसरी अयोध्या बसाएं। हम्म। ये तो सवाल ही अटपटा, ये झूठ बोलते हैं, पाखंडी हैं, हिपोक्रेट है। अच्छा, जब सुनिए, आपको एक मिनट, हिपोक्रेट है जो ये कहता है, वो गलत कहता है, वो फ्रॉड कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो आप क्यों नहीं गए राम मंदिर? आज तक राहुल गांधी राम मंदिर क्यों नहीं गए? सोनिया गांधी राम मंदिर क्यों नहीं गई? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मंदिर क्यों नहीं गए? कांग्रेस के बड़े नेता राम मंदिर क्यों नहीं गए? सिर्फ 2 आदमी राम मंदिर गए, एक मैं, एक दीपेंद्र हुड्डा, और तो कोई राम मंदिर गया नहीं। तो अब अगर आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना था आपको, तो ठीक है, नहीं जाते, बाद में चले जाते। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को आपने ठुकराया। आपने उस चिट्ठी में लिखा कि हम इसे अस्वीकार करते हैं। अब सोचो, राम के न्योते को कोई ठुकरा था क्या? अंत समय पे राम मुंह से निकले, ये हमारी कामना रहती है। और जो हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, उन्हें तो राम के नाम में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो कांग्रेस पार्टी आज इस मोड़ पे आ गई कि महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वो कांग्रेस आज इस मोड़ पे आ गई। लाया कौन? कि जिसे राम से नफरत, जिसे अयोध्या से नफरत। कितनी बार कांग्रेस के बड़े नेता पूर्वांचल के दौरे पे गए, लेकिन अयोध्या क्यों नहीं गए? भाई, जब तक राम मंदिर का फैसला नहीं हुआ था तब तक आप अयोध्या नहीं जा रहे, समझ में आता है। आपको अपने किसी वोट बैंक का डर हो सकता है, आपको कोई पॉलिटिकल हानि का डर हो सकता है, या लाभ का कोई स्वार्थ हो सकता है, मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, फिर राम मंदिर क्यों नहीं गया? और सुनिए, आज तक नहीं गए, अभी तक नहीं गए। आचार्य जी मेरा सवाल आपसे एक ये है कि जब आपको कांग्रेस से निष्कासित किया जा रहा था, आप प्रियंका गांधी के कभी खिलाफ नहीं बोलते, तो प्रियंका गांधी ने आपका बचाव क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने को बचाने में लगी हुई थी। अपने को कैसे बचाने में, थोड़ा सा खुलकर बताइए। जब आदमी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होता है, जब व्यक्ति का खुद का भविष्य खतरे में होता है, तो दूसरों को क्या बचाएगा? तो पहले अपने को बचाता है। प्रियंका जी के प्रति मेरी अभी भी शुभकामनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, और वो कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। यदि उनके हाथ में कमान होती तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को निष्कासित नहीं किया जाता। तो प्रियंका गांधी आपको पसंद करती हैं, आपके विचारों का भी सम्मान करती हैं, तो इतनी वो असहाय कांग्रेस में हो गई थी कि वो अपने आचार्य प्रमोद कृष्णम को बचा नहीं सकी। इतनी असहजता, मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मुझे यकीन दिलाएं। राहुल गांधी की वो बहन है और हमेशा हर पॉलिटिकल मूव पर उनके साथ खड़ी रहती हैं। जब भी राहुल गांधी किसी मुसीबत में खड़े हैं, दोनों भाई बहनों का हंसता हुआ फोटो सामने आता है। तो हकीकत कुछ और है, आप ऐसा बता रहे हैं। आपके सवाल बयान से तो ये लगता है मुझे। अच्छा, ये बात पक्की है कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, और ये मैं नहीं मानता, आप भी मानते होंगे। इसके बावजूद थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देखिएगा, थोड़ा दिन पहले से शुरू करिएगा। जब प्रियंका गांधी कांग्रेस में आई, ऑफिशियली उन्हें महासचिव बनाया गया, तो उन्हें आधे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। छोटे छोटे नेता उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नेता को आधा प्रदेश का प्रभार दिया गया हो। ये प्रियंका गांधी के साथ हुआ। उसके बाद फिर प्रियंका गांधी को जब वो मूवमेंट शुरू उन्होंने किया,
जब उन्होंने 19 के बाद पूरा उत्तर प्रदेश घूमना शुरू किया और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के चले गए, उसके बाद जिस समय प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रही थी और चुनाव हुआ, जब 2022 का चुनाव हुआ तो हम लोग साथ मेहनत कर रहे थे। प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की। उसी समय ये नारा दिया गया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो प्रियंका गांधी जी जब ये काम कर रही थी तो प्रियंका गांधी के कहने पर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का चयन होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे राज बब्बर, और राज बब्बर 2019 के बाद जब बदले गए तो प्रियंका गांधी किसी और को अध्यक्ष बनाना चाहती थी और अध्यक्ष बनाए गए अजय कुमार लल्लू। फिर दोबारा अध्यक्ष बनाए गए ब्रजलाल खाबड़ी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से राहुल गांधी जी ने किनारा कर लिया और उन्होंने खुद कहा कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, लेकिन साथ में उन्होंने एक बात और कही कि मेरी बहन का भी नाम मत लेना। तो ये क्या मतलब था? आप अध्यक्ष नहीं बन रहे, ठीक है। तभी हमने ये मुद्दा उठाया था, और मैं नहीं, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता ये चाहते थे कि राहुल गांधी जी अब अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो अब कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर प्रियंका गांधी को आना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी को रोका गया। और चौथी बात, जिस समय खड़गे जी अध्यक्ष बन गए और दिग्विजय सिंह जी को कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से लड़ने से रोका गया। दिग्विजय सिंह जी वो नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद का नामांकन के लिए नॉमिनेशन पेपर भी ले लिया था, लेकिन अंतिम समय पे उन्हें रोका गया। सिर्फ इसलिए रोका गया, सिर्फ इसलिए, वो गांधी परिवार के लॉयल थे भी, आज भी हैं। मुझसे उन्होंने खुद कहा था 5 साल पहले कि यदि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ेगा तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। तो जब राहुल गांधी जी ने ये कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी बहन भी चुनाव नहीं लड़ेंगी, सोनिया जी मना कर ही चुकी थी, तो दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन जो राहुल गांधी जी की चौकड़ी है, जिसे मैं चंडाल चौकड़ी कहता हूं, इस चंडाल चौकड़ी ने राहुल गांधी भी बर्बाद किए और कांग्रेस भी बर्बाद की। इस चंडाल चौकड़ी ने दिग्विजय सिंह जी को चुनाव लड़ने से रोका। लेकिन आचार्य जी, चंडाल, अब लास्ट में और 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करूं। उसके बाद फिर खड़गे जी अध्यक्ष हुए, क्योंकि ये चंडाल चौकड़ी ये चाहती थी कि कांग्रेस का अध्यक्ष वो कोई भी व्यक्ति ना बने, वो कोई नेता ना बने जिसमें रीढ़ की हड्डी हो। ये अपना नौकर चाहते थे, ये अपनी कठपुतली चाहते थे। इसीलिए इन्होंने प्रियंका गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षता से रोका, दिग्विजय सिंह जी को रोका, और फिर खड़गे जी अध्यक्ष बने। जब खड़गे जी अध्यक्ष बने तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों की सूची जारी हुई। प्रियंका गांधी जी की इतनी बड़ी बेइज्जती की गई, देश की आजादी से लेकर आज तक प्रियंका गांधी ऐसी महासचिव बनी कि उनके आगे लिखा गया विदाउट पोर्टफोलियो, महासचिव विदाउट पोर्टफोलियो। ये किसी के आगे नहीं लिखा गया आज तक। इसे आप क्या कहेंगे? आचार्य जी, आपने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। एक तो आपने चंडाल चौकड़ी का एक बार फिर से जिक्र किया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आप राहुल गांधी के ऊपर या पूरी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते हैं परिवारवाद के, तो हो सकता है कि राहुल गांधी ने अपना नाम इसलिए वापस लिया हो कि भाई परिवारवाद के हमले से वो बच जाएं। प्रियंका जी का नाम उन्होंने इसलिए वापस ले लिया हो। तो आपने इसको पॉजिटिव तरीके से क्यों नहीं लिया? इसको पॉजिटिव तरीके से भी आप देख सकते थे कि भाई नहीं, इतना बड़ा बलिदान राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं, आपने उसको नकारात्मक ही क्यों लिया? जो आप बात कह रहे हैं उस समय हमने टेलीविजन पे यही कहा था। हम इस फैसले को डिफेंड करते थे। हम यही कहते थे कि राहुल गांधी का दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने देखिएगा कांग्रेस में जो है खड़गे जी को अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जब हम खड़गे जी से मिलते थे, हम कहते थे साहब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो खुद कहते थे हमसे, अरे भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप उनसे कहलवा दो, मैं कर दूंगा। तब हमें समझ में आया कि ये तो
रबर स्टैंप की तरह हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो खड़गे जी हैं, वो बिना रीढ़ की हड्डी के नेता हैं। नहीं, वो नेता ही नहीं है। वो तो उन्होंने खुद हमसे कई बार कहा है। हमसे नहीं, कांग्रेस के किसी भी नेता से अकेले में पूछो। हाँ। आप कमलनाथ जी से पूछो अकेले में, दिग्विजय सिंह जी से पूछो, शशि थरूर से पूछो, हुड्डा जी से पूछो। आप पूछो ना, अकेले में पूछो, तो खुद कहेंगे कि हाँ, खड़गे जी कुछ नहीं है, फैसला तो राहुल जी करते हैं। और राहुल जी से जब आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि फैसला राहुल जी नहीं करते हैं, वो चंडाल चौकड़ी करती है। वो चंडाल चौकड़ी अगर ये कह दे कि अनुराग चड्ढा से नहीं मिलना है, तो राहुल गांधी आपसे नहीं मिलेंगे। प्रियंका गांधी भी अगर चाहती हैं कि राहुल गांधी किसी से मिल लें, और वो चंडाल चौकड़ी नहीं चाहती है, तो राहुल गांधी से आप नहीं मिल सकते। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, हाँ। तो यही चंडाल चौकड़ी केरल में थी, यही कर्नाटक में थी, यही राजस्थान में दिखाई दी, यही महाराष्ट्र में, यही उत्तर प्रदेश में, यही कश्मीर में। यही फैसला करती थी कि राहुल गांधी की यात्रा में राहुल जी के साथ कौन रहेगा, कितनी दूर चलेगा, कौन से सर्कल में रहेगा, कौन से सर्कल में नहीं रहेगा। जब राहुल जी पॉलिटिक्स में आए, ये तब से लेके आज तक यही लोग हैं जो फैसला करते हैं कि राहुल जी किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, क्या बोलेंगे। यही उन्हें पर्चा थमा देते हैं, यही उनकी मुलाकात तमाम ऐसे लोगों से कराते हैं जो सनातन धर्म के विरोधी हैं। यही उनके तमाम प्रोग्राम तय करते हैं, और यही तय करते हैं कि राहुल गांधी कैसे कपड़े पहनेंगे, यही तय करते हैं राहुल गांधी कब बोलेंगे, यही राहुल फैसला करते हैं राहुल गांधी क्या बोलेंगे। इन्हीं लोगों ने उन्हें सिखाया, जो उन्होंने हिंदुत्व को खत्म करने की बात की। इन्हीं ने बताया कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। बिकॉज ये लोग नहीं जानते हैं कि भारत जो है, उसका जो अ, मानस है, जनमानस है, वो क्या चाहता है। आचार्य जी, आज भी आप राहुल गांधी की चंडाल चौकड़ी से डरते हैं क्या? बड़ा स्पष्ट सा सवाल है। नहीं, मैं उनकी चंडाल चौकड़ी से क्यों डरूंगा। आप सोचेंगे कि मैं उनके नाम क्यों नहीं ले रहा हूं। हाँ। तो नाम ना लेना, ये मेरी फितरत नहीं है। मेरी उनसे दुश्मनी जब थोड़ी आप है। राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर हमला बोलते हैं, तो चंडाल चौकड़ी को क्यों आप सेफ मोड पर ले जाते हैं? क्योंकि हमला तो राजा पे होता ना, राहुल गांधी राजा, ये लोग नौकर हैं। मतलब राहुल गांधी को राजा मानते हैं कांग्रेस फैसला का। तो राजा करता है। अच्छा आचार्य जी, आपने बताया कि जो प्रियंका गांधी हैं, उनको हमेशा दूर रखने की कोशिश होती है। चंडाल चौकड़ी उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहती। आपको लगता है कि राहुल गांधी को वाकई अपनी बहन से खतरा हो सकता है कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगी तो राहुल गांधी बैकफुट पर चले जाएंगे? नहीं, मतलब मैं ऐसा राजनीति में जो रिश्ते हैं वो राजनीति से बड़े हो गए, मैं घट गए हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी जी एक अच्छी बहन है, एक अच्छी बेटी हैं, एक अच्छी माँ है, और एक अच्छी नेता है। राहुल गांधी जी में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। राहुल गांधी जी एक अच्छे संघर्षशील व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जी दिल के भी अच्छे हैं, मैं इसको अन्यथा लेंगे लोग वैसे। लेकिन राहुल गांधी जी में जो सिलेक्शन कैपेसिटी है, वो ठीक नहीं है। ये जो चंडाल चौकड़ी है, इसका सिलेक्शन उन्हीं का है, और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं का अपमान करती है ये चौकड़ी। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं की पीड़ा ये है कि राहुल गांधी से वो नहीं मिल सकते हैं बिना इनके। तो राहुल गांधी का दोष ये है कि उन्होंने ही ये चंडाल चौकड़ी चुनी है, और ये एक दिन की नहीं है, ये पिछले बहुत दिनों से उनके साथ है। और मुझे नहीं लगता कि जब तक ये चंडाल चौकड़ी है, तब तक राहुल गांधी कोई सही फैसला ले सकते हैं। अगर चंडाल चौकड़ी राहुल गांधी के साथ नहीं रहेगी, प्रियंका गांधी को आप बहुत मानते हैं, उनकी तारीफ कर चुके हैं, उनके खिलाफ कोई बोलते नहीं है। मैं चाहता हूं इस पर आप जवाब दें कि अगर प्रियंका गांधी आपको वापस कांग्रेस में बुलाए और राहुल गांधी की चंडाल चौकड़ी वापस चली जाए, तो क्या एक बार फिर से अपनी पुरानी कसम पर वापस आएंगे आप? जब तक राहुल गांधी हैं, हम्म। तब तक प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान नहीं दी जा सकती है। हम्म। ये सवाल अप्रासंगिक है। आचार्य जी, राजनीति में ना जो संभावनाएं होती हैं कभी मरती नहीं है। ये कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, असंभव संभव और संभव और असंभव हो जाता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा। अनुराग जी, मैं हाफ हार्टेड काम नहीं करता। मैं कल तक प्रियंका गांधी जी के साथ था, तो 99% नहीं था, 100% था।
हम्म। आज मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं, तो 100% उनके साथ हूं। आप मोदी जी के भक्त हैं या उनके साथ काम करना चाहते हैं? क्या आपकी राजनीतिक इच्छाएं आगे? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई इच्छा ना हो, हम्म। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो फैसले किए हैं, वो काम किए हैं, जिसकी वजह से मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक भी हूं, बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूं। अगर इस देश के प्रधानमंत्री मोदी ना होते तो राम मंदिर नहीं बनता। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते हम्म। तो धारा 370 नहीं हटती। अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज ये देश पाकिस्तान के दबाव में होता। अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो 3 तलाक हटाने का फैसला नहीं होता। अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो कल्कि धाम का शिलान्यास भी नहीं होता। और मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का लोहा मानती है। मैं नहीं, नरेंद्र मोदी देश के लिए जरूरी है, और अभी 2029 में भी मोदी जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि अभी नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए जरूरी नहीं है, इस देश के लिए जरूरी है। आचार्य जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि कल्कि धाम का उद्घाटन, शिलान्यास नहीं होता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। आपने बहुत बड़ा झटका दिया पूरी कांग्रेस को और देश के लोगों को, और यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने आपका निमंत्रण स्वीकार किया और उसके बाद बहुत कोशिशें हुई कि भाई कैसे भी करके प्रधानमंत्री जी कल्कि धाम ना पहुंच जाएं, आखिर इतना बड़ा शॉट कैसे लगाया आपने? कैसे प्रधानमंत्री जी तक आप पहुंचे? वो पूरा सफर मैं जानना चाहता हूं। सारा देश जानना चाहता है। हाँ। लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा। मैं प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच सकता था, और मैं प्रधानमंत्री जी को बुलाने की भी सामर्थ्य नहीं रखता था। प्रधानमंत्री जी कल्कि धाम आए, कल्कि धाम का शिलान्यास किया। ये सब दैवीय संयोग है, ये सब भगवान की कृपा से हुआ। कैसे कांटेक्ट किया प्रधानमंत्री जी से आपने? ये मेरे पुरुषार्थ का फल नहीं है, ये मेरे प्रारब्ध का फल है। मुझे लगता है ये मेरे। पुरुषार्थ और प्रारब्ध के लिए भी कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है अब आचार्य जी। अनुराग जी, अब इसकी गहराई में जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं जब बहुत कभी सारे लोग प्रधानमंत्री जी को मैं अप्रोच करते हैं। मैं जब ये प्रधानमंत्री की विराटता है। हाँ। मैं तो प्रधानमंत्री जी का विरोधी था, मैं तो प्रधानमंत्री जी का आलोचक था, लेकिन मैंने कभी निजी रूप से प्रधानमंत्री का विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की से नफरत नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी और उनकी जो चौकड़ी है, उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना नहीं करती, वो प्रधानमंत्री से नफरत करती है। अगर मोदी ये कह दें कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है, तो राहुल गांधी की चौकड़ी ये कहना शुरू कर देगी कि नहीं, क्योंकि मोदी ने कहा है कांग्रेस अच्छी है, तो कांग्रेस बहुत बुरी है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना के विरोध में नहीं हूं। पंडित नेहरू के फैसलों की आलोचना हुई, इंदिरा गांधी के फैसलों की आलोचना, महात्मा गांधी के फैसलों की भी आलोचना हुई है, मनमोहन सिंह के फैसलों की आलोचना, अटल बिहारी वाजपेयी। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की आलोचना हो, समीक्षा हो। आचार्य, कुछ लोग कहते हैं पूरा प्रीफिक्स था, आपने कांग्रेस में रहते हुए वो काम किया जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पा रहे थे। जो जो कांग्रेस के ऊपर आपने अंदर रहकर हमले किए, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े वो किफायती सौदे साबित हुए, और ये बेस हो गया आप प्रधानमंत्री तक पहुंचने का। क्या ये बात सही है? मैं खुले मंच से कहना चाहता हूं कि एक बयान मेरा, एक स्टेटमेंट, मेरा कोई एक कृत्य, मेरा कोई एक एक्ट बताओ जो कांग्रेस विरोधी था। क्या मैंने ये कहा कि आप कांग्रेस की सबसे लोकप्रिय चेहरा प्रियंका गांधी हैं, इन्हें कांग्रेस का नेतृत्व सौंप दे, ये पार्टी विरोधी काम है? मैंने ये कहा कि राजस्थान में सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना दो, क्या ये पार्टी विरोधी फैसला था या सुझाव था? मैंने ये कहा कि राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ, क्या मेरा पार्टी विरोधी सुझाव था?
मेरा कौन सा बयान है? एक बयान बताओ जो कांग्रेस के मूल विचार से अलग हो। आचार्य जी वही तो बात की मैंने, पार्टी के अंदर रहकर आपने पार्टी के जो गलत मुद्दे थे उनको आप मीडिया पर लाए, नहीं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, पार्टी आप एकदम लाइन से लाइमलाइट में आ गए। नहीं, पार्टी लाइन से अलग हटकर मेरा एक बयान तो बताओ, आप मुझे कोट करें कहीं। अब ये बात अलग है कि पार्टी ने गलत लाइन ले ली तो मैं क्या करूं? हम्म। तो अगर पार्टी गलत लाइन पे जा रही है तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं जिस पार्टी में हूं उसे मैं आगाह करूं। अच्छा आचार्य अगर जी। पार्टी का ये फैसला हम्म, कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना है, ये कांग्रेस की लाइन नहीं हो सकती है, ये तो वामपंथियों की लाइन हो सकती है। तो मैंने इस पे अपने अपनी राय दी, क्योंकि मैं प्रियंका गांधी की एडवाइजर काउंसिल में था, मैं उनकी सलाहकार समिति में था। हम्म। तो अगर कोई सलाहकार राजा के गलत फैसले का समर्थन करे तो वो अच्छा सलाहकार नहीं है। लेकिन चाणक्य आप ने कहा है लेकिन कि बिना मीडिया के, वो सलाहकार अच्छा नहीं जो राजा के इच्छा देख के बात करे, लेकिन राजा के हित में लेकिन ये बात करे। सलाह आप कमरे के अंदर भी दे सकते थे, लेकिन मीडिया में बयान देना, एक्स पर लिखना, तो ये तो कांग्रेस ने अनुशासनहीनता वाली बात हुई ना आचार्य जी। नहीं, या मैंने आप ये कहना चाहते हैं आपने ये सब बात पहले बंद कमरे के अंदर बोल दी थी, फिर बाद में आपने खुलकर लिखना शुरू किया? नहीं, इसमें चोरी काहे की है? हाँ। जब राष्ट्र और राम की बात हो, जब राष्ट्र पे बात हो, हम्म। जब जिस पार्टी में हम हैं उस पार्टी के भविष्य से कोई जुड़ा मुद्दा हो, तो भी हम चोरी चोरी बात करें। नहीं आचार्य जी, अगर आप एक परिवार में हैं, पार्टी एक परिवार की तरह होता है, और कोई चीज़ किसी को गलत लगती है, मान लीजिए हमारे आप में कोई खटास है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आमने-सामने बात कर सकते हैं। लेकिन खुलकर विद्रोह करना ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ हुआ ना आचार्य अनुराग जी। जी, आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। मैं आपके ऊपर आचार्य जी आरोप नहीं आप लगा मुझ रहा हूँ। पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आचार्य मैंने जी विद्रोह किया। मैंने आचा विद्रोह नहीं किया। आचार्य जी मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं एक जैसे आप सलाह आपने दी ऐसी सलाह मैं भी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुराग जी, पार्टी में रहना और ना रहना एक अलग विषय है, लेकिन अनुराग जी, राम और राष्ट्र पे समझौता नहीं किया जा सकता है, वो मैं नहीं कर सकता। जहां तक सवाल है कि पार्टी फोरम पे बात उठाना, मैंने पार्टी फोरम पे बात उठाई। मैंने उदयपुर चिंतन शिविर में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में मैं था, मैंने वहां ये बातें सार्वजनिक रूप से कही। और आज का दौर वो दौर नहीं है कि जो एक कान में बात हो गई दूसरे को नहीं पता चले। आज सब ओपन है। अच्छा आचार्य जी, जब आप प्रधानमंत्री जी से मिले, निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया, तो ये बात तो मानेंगे कि भाजपा के भी लोग कुछ परेशान हो गए थे? भाजपा वाले लोग तो मुझे सब प्यार करते हैं। आजकल तो कांग्रेस के जो कुछ मेरे मित्र थे, नहीं, ये बात सच नहीं है, वो परेशान नहीं हुए थे कुछ लोग? देखिए, जब मैं ये कहता था, आचार्य जी आप आचार्य हैं, आध्यात्म को ही मानते हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप कम से कम इस बात को बड़ी बेबाकी से बोलें। क्या ऐसे ही चंडाल चौकड़े का सामना आपको भाजपा में नहीं करना पड़ा? आप ये चाहते हैं कि जिस जिस तरह के संघर्ष में मेरा जीवन बीता है कांग्रेस में, वो नया संघर्ष बीजेपी में शुरू हो जाए। बीजेपी में पहली बात, मैंने भाजपा अभी ज्वाइन नहीं की है। उसके दो कारण हैं। मैंने भाजपा को रिक्वेस्ट नहीं किया कि मुझे ज्वाइन कराओ, और भाजपा ने मुझे आग्रह नहीं किया कि भाई आप आ जाओ, और मुझे निमंत्रण नहीं दिया। अच्छा, प्रधानमंत्री जी को रोकने की कोशिशें नहीं हुई आपके धाम में? इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी से जब मिला, उन्होंने मुझे कहा कि मैं जरूर आऊंगा। मुझे जिस तरह शबरी को इंतजार था कि हाँ। राम जरूर आएंगे, उस तरह मुझे प्रतीक्षा थी, भरोसा था कि मोदी जी आएंगे, और मोदी जी आए। अच्छा आचार्य जी, जब 2024 के नतीजे आए, और खासतौर पर संभल के, तो आपको नहीं लगता कि आपसे कुछ गलती हो गई? अगर इस बार कांग्रेस में रहकर आप चुनाव लड़ते तो आप भी सांसद बन जाते। देखिए, सांसद बनना और ना बनना ये अलग विषय है, हम्म। लेकिन राष्ट्र का हित अलग विषय है। कांग्रेस राष्ट्र के मुद्दों को छोड़ती जा रही है, और कांग्रेस और राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जो राष्ट्र के खिलाफ है। दुनिया में कोई ऐसा नेता बताओ जो अपने देश की बुराई विदेश में जाके करता हो। हम्म। भारत के अंदर कोई बताओ। ओवैसी भी भारत से बाहर जाके भारत का विरोध नहीं करते। राहुल गांधी पहले ऐसे नेता हैं जो भारत के बाहर जाके भारत का विरोध करते हैं।
अपने घर की बुराई दूसरों के घर जाके करते हैं। अरे यहाँ कुछ भी बोलो, विदेश में जाकर के तो भारत के गौरव की बात करो। तो ये जो हरकतें हैं, हम्म। ये जो कारनामे हैं, ये भारत की जनता और भारत के जनमानस को अच्छे नहीं लगते और मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं इनका विरोध करता हूँ। अच्छा आचार्य जी, अभी तक आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं नहीं की है, तो इसलिए बुराई या बिल्कुल सही बात कहना मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कुछ गलत होगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह का इंटरनल झगड़ा कांग्रेस में रहता था, क्या उस तरह के झगड़े से आप भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं कि रूबरू हो रहे हैं कि यहाँ भी कुछ उसी तरह का झगड़ा चल रहा है? अभी भारतीय जनता पार्टी के परिवार का मैं सदस्य कब बना हूं, तो जो हाँ, मैं परिवार के झगड़ों को जानूंगा। हाँ, कांग्रेस का तो मैं सदस्य रहा हूं, हाँ। कांग्रेस का तो अहम सदस्य रहा हूं। 32 साल मैंने कांग्रेस में बिताए, तो मुझे पता है किस छत के नीचे क्या हो रहा है, किस दरवाजे के भीतर क्या होता है और किस दरवाजे के बाहर क्या होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, उन नेताओं से बात करो जो इंदिरा जी के साथ रहे, हुँ। उन नेताओं से बात करो जो राजीव जी के साथ रहे, उन नेताओं से बात करो जो सोनिया जी के साथ रहे। उन नेताओं से बात करो, उनकी पीड़ा जानने की कोशिश करो, वो कितने बेइज्जत महसूस करते हैं। आप बात करो ना जनार्दन द्विवेदी जी से, कहाँ है? आप बात करो दिग्विजय सिंह जी से अकेले में, बात करो कमलनाथ जी से, गुलाम नबी आजाद से भी बात करो, वो भी चले गए। कपिल सिब्बल जी हैं, उनसे बात करो, इनसे बात करो, विवेक तनखा जी से बात करो, अच्छा आचार्य जी, चिदम्बरम जी से बात करो। 2024 के नतीजे जिस तरह से आए पूरे देश में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, इस तरह की उम्मीद थी आपको? रायबरेली, अमेठी, ये कांग्रेस जीत जाती है? नहीं, रायबरेली तो 19 में भी जीते थे। हुँ। नहीं, इस बार रायबरेली जो 19 हालात में भी लग रहे जीते थे, थे। नहीं, रायबरेली 19 में भी जीते, रायबरेली तो 2014 में भी जीते। आपने कहा था कि राहुल गांधी उस सीट से लड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं जीतेंगे। नहीं, सवाल ये नहीं, देखो सवाल राहुल गांधी क्यों नहीं जीतेंगे, उनके परिवार की सीट थी, जीत हुँ, गए। हुँ। राहुल गांधी का जीतना, एक सीट जीत लेना, ये राहुल गांधी की लीडरशिप को बड़ा नहीं करता। राहुल गांधी की लीडरशिप को बड़ा तब मैं मानता जब वो मध्य प्रदेश भी जीतते, गुजरात भी जीतते, उड़ीसा में बुरी हालत नहीं होती, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस खत्म नहीं होती। ये जो उनकी जो 6 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, ये राहुल गांधी की लीडरशिप का हुँ। वोट नहीं है। ये बीजेपी का विरोधी वोट है, जिसने ये फैसला ले लिया था कि हम किसी भी कीमत पे बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो वो वोट राहुल गांधी को मिल गया। आचार्य जी, अमेठी में क्या गलती हुई? आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी से? ये क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी ने काफ़ी मेहनत भी की थी और काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट के काम भी किए। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर कहीं जो एक भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि भई वहाँ तो नौकर चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस का, वही तो डैमेजिंग फैक्टर नहीं हो गया बीजेपी के लिए? देखिए, अमेठी में गलती क्या हुई, ये सवाल तो स्मृति ईरानी जी से करिएगा। हुँ। इसका उत्तर तो वो दे सकती हैं। आप स्पेशल निगाह रखते हैं राजनीति पर, उत्तर प्रदेश में आप हमेशा सक्रिय आ, रहते हैं। आ, कुछ तो आप बताइए, मतलब नहीं, राहुल मैं गांधी इस पर और कुछ नहीं कहना चाहता कि वहाँ क्या गलती हुई और उस गलती का क्या सुधार किया जा सकता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में 6 सीट आई हैं, ये राहुल गांधी जी की लीडरशिप के लिए नहीं आई। हुँ, ये बीजेपी का विरोधी वोट था जो कंसोलिडेट हुआ। अगर राहुल गांधी जी की लीडरशिप को देश की जनता स्वीकार करती, तो मध्य प्रदेश में सूपड़ा साफ नहीं होता, छत्तीसगढ़ में सूपड़ा साफ नहीं होता, हिमाचल में सूपड़ा साफ नहीं होता और आंध्रा में सूपड़ा साफ नहीं होता, तमिलनाडु खत्म नहीं होता, उड़ीसा खत्म नहीं होता। लेकिन ये आचार्य जी पिछली कांग्रेस बार से तो अच्छी परफॉर्मेंस रही ना कांग्रेस की। आपने नहीं, देखिए भारतीय आप जनता पार्टी पूरे बहुमत से अपनी आप इसे सरकार नहीं बना पाई। आप इसे कह सकते हैं कि साहब मोदी जी जो हैं तीसरी बार 240 पे अटक गए, हुँ, ये हमारी जीत है। देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार अपने चेहरे पे 240-50 सीट लेके आता है, ये तो हार है। और पूरा कुनबा मिलकर के तीसरी बार 14, 19, 24 पूरा कुनबा मिलकर के 99 पे अटक जाता है, ये जीत है। ये तो अजीब विश्लेषण है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय भारतीय जनता पार्टी की हालत रही, योगी जैसा दबंग मुख्यमंत्री, कड़े फैसले लेने वाला, अपराधियों से लड़ने वाला, बुलडोज़र चलाने वाला, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में ऐसी हालत हो जाती है, तो देखिए आपने ये सोचा था? देखिए मैं एक बात बताऊं आपसे, मैं आपसे एक बात बहुत ही साफ तौर से कहना हुँ, चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में 1996 में एक चुनाव हुआ जो नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में हुआ और एक चुनाव हुआ 98 में जो सीताराम केसरी के नेतृत्व में हुँ, हुआ। 96 में लगभग 141 सीट आई और 98 में 142-43 सीट आई, ऐसा लगभग जी। एक दो सीट ऊपर नीचे हो सकती है। इन दोनों नेताओं को इसलिए हटाया गया
कि माना गया कि भाई कांग्रेस की इतनी बड़ी दुर्दशा हो गई कि 140 सीट लेके आए नरसिम्हा राव, हटा दो। फिर केसरी जी के नेतृत्व में 140-42 सीट आई हैं, इनसे कमजोर अध्यक्ष नहीं होता, हटा दो। तो जो 140-42 सीट लेके आए वो कमजोर नेता माने गए, और जो 40, 42, 52, 57, 99 सीट लेके आए हैं, ये सिकंदर माने जा रहे हैं, ये सिकंदर माने जा रहे हैं। कांग्रेस में सबसे ज्यादा कमजोर नेता माने गए नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी, लेकिन उनकी लीडरशिप में भी 140 और 142 सीटें आई। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तीसरी बार, एक बार पता नहीं 42-45 सीट आई, 47, एक बार 52 आई, एक बार 99 आई, 3 बार से 15 साल से लगातार। तो फिर ये फेल्योर किसका माना जाएगा? कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मेरे हाथ में तो था नहीं। तो अगर पार्टी कमजोर हो रही है, तमिलनाडु से पार्टी खत्म, आंध्रा से खत्म, उड़ीसा से खत्म, मध्य प्रदेश से खत्म, गुजरात से खत्म, अगर पार्टी खत्म हो रही है डे बाय डे, उत्तर प्रदेश की हालत आप देख ही रहे हैं। अगर 2027 के अंदर अखिलेश यादव समझौता नहीं करेंगे तो फिर कहां खड़े होंगे आप? तो अगर पार्टी डे बाय डे खत्म हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी तो राहुल गांधी को लेनी पड़ेगी। अगर फैसले आप कर रहे हैं तो बर्बादी की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ का काम है, खासतौर पर जो बुलडोजर को उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम दे रखा है, एक समय वो भी था जब आप एक्स पर मैं देखता था कि योगी जी की आप बुराई करते हैं, और आज एक्स आपका स्वरूप पूरा बदल चुका है। योगी जी को आप चरित्रवान, निडर मुख्यमंत्री कहते हैं। तो क्या लगता है कि 2027 में योगी जी काफ़ी हैं पूरे गठबंधन के लिए? देखिए, कल क्या होगा इस पर कोई भविष्यवाणी करना उचित नहीं होता, लेकिन एक बात तो पक्की है जी। हालांकि मैं एक बात साफ तौर से कह दूं कि बुलडोजर चलाना, बुलडोजर और एनकाउंटर, ये समस्याओं के समाधान नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि देश की आजादी के बाद योगी आदित्यनाथ से ज्यादा ईमानदार और चरित्रवान मुख्यमंत्री नहीं हुआ कोई। योगी आदित्यनाथ चरित्रवान भी हैं और ईमानदार भी हैं। उनके चरित्र पर, उनकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। तो उत्तर प्रदेश को अगर ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, एक साधु मुख्यमंत्री मिला है, तो उनके फैसलों को आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। अच्छा आचार्य जी, जहाँ तक आपने योगी आदित्यनाथ की बात की, तो लोग कहते हैं कि आप फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं। आज नहीं कल आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, और आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं योगी जी की तारीफ करके। आप क्या चाहते हैं कि मैं गले में पत्थर बांध के समंदर में कूद जाऊं? आप क्या चाहते हैं? मैं भगवान जहां अवतार लेगा, उनके अवतार से पहले श्री कल्कि धाम बनाने में अपना पूरा समय दे रहा हूं, और मेरे इस संकल्प को शक्ति प्रदान करी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने वहां आकर के उसका शिलान्यास किया। और एक बात और बताऊं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 ही मंदिरों का, जहां तक मैं समझता हूं, शिलान्यास किया है। एक राम मंदिर का, एक कल्कि धाम का। और कल्कि धाम एक ऐसा धाम है जहां भगवान के होने वाले अवतार से पहले ही उनका धाम स्थापित हुआ है। तो मेरा ध्यान फिलहाल उस पर है। हाँ, जब राष्ट्र से जुड़ी कोई बात आती है तो मैं अपनी राय जरूर प्रकट कर देता हूं। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, गलतफहमी में कोई ना रहे, कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई राष्ट्र के खिलाफ बोलेगा, देश के खिलाफ बोलेगा, तो मैं उसका विरोध जरूर करूंगा। मैं नरेंद्र मोदी जी का समर्थन इसलिए करता हूं और करता रहूंगा क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के साथ है, नरेंद्र मोदी राष्ट्र के साथ है। नरेंद्र मोदी ने इस राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, और उनके फैसलों से झलकता भी है। जिसे नरेंद्र मोदी का विरोध करना करें, जिसे समर्थन करना करें, ये तो फैसला आपके हाथ है, लेकिन मैं आज 100% नरेंद्र मोदी के साथ हूं। अच्छा आचार्य जी, आपने कहा कि एनकाउंटर और बुलडोजर का एक्शन ये सही नहीं है, मतलब ये समस्या का परमानेंट हल नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो अपराधी निर्दोषों का खून बहा रहे हैं, या पुलिस पर गोली चलाते हैं, या जो अपराधी अपनी गुंडागर्दी के बल पर अकूत संपत्ति कमा रहे हैं, उनके घरों को ना तो तोड़े बुलडोजर? नहीं,
हिंदुस्तान में हाँ। एक न्यायपालिका है। हम्म। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर किसी एजेंसी को हमने ये जिम्मेदारी दे दी कि तुम किसी को उठा के भी मार सकते हो, हम्म। तो फिर तो देश का जो एक सिस्टम है वो चरमरा जाएगा। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं हम्म। कि अपराधियों के साथ सख्त व्यवहार करना चाहिए, और योगी जी के आने के बाद अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है। भले ही वो बुलडोजर से हुआ हो, भले ही वो एनकाउंटर से हुआ हो, क्योंकि एनकाउंटर जो है उससे अपराधियों में खौफ पैदा होता है। हम्म। बुलडोजर से अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है, और अपराधियों में खौफ पैदा होना चाहिए। मगर मैं अपनी राय जाहिर कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है। अंततोगत्ता तो हम न्यायपालिका के फैसले का ही इंतजार करेंगे और उसी पर अमल करेंगे। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हालात 2017 से पहले थे, हम्म। तो उनको देखते हुए कुछ फैसले, जो सख्त फैसले योगी जी ने लिए हैं, ये लेने चाहिए थे। और मैं उन फैसलों का विरोध नहीं कर रहा हूं, बट इसके साथ साथ मैं ये जरूर कह रहा हूं कि बुलडोजर किसी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन अच्छा नहीं। आचार्य जी, योगी जी को लेकर कंट्रोवर्सी भी बहुत चलती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप इस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया अभी भारतीय जनता पार्टी में हूं नहीं अभी, और मेरा पूरा ध्यान कल की धाम पर है। फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, ये कहा जाता है कि दिल्ली और यूपी में टसल चल रही है, योगी आदित्यनाथ को बदलने की बात चल रही है, खूब आपने टेलीविजन में बयान देखे होंगे। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह का झगड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, हम्म। उसमें एक से अधिक नेता होते हैं, एक से अधिक व्यक्ति हम्म। होते हैं। इतनी बड़ी पार्टी है तो उसमें हो सकता है मतभेद होंगे, पर मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने मुझसे नहीं कहा कि साहब मेरे योगी जी से मतभेद है। हम्म। योगी जी ने भी कभी मेरे से हमने कभी ऐसी चर्चा नहीं की। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो योगी जी तैयारी देखने आए थे, मैं उनसे मिलने गया था। हम्म। उन्होंने मुझसे कहा, अरे मुझे आमंत्रित करने की क्या आवश्यकता थी, मुझे तो प्रधानमंत्री जी आना ही था। तो मैंने कहा नहीं, कल की पीठाधीश्वर होने के नाते गोरक्ष पीठाधीश्वर को सादर आमंत्रित करना मेरा दायित्व बनता है। उन्होंने वो आए, उन्होंने सब इंतजाम देखा, एक एक चीज पे उन्होंने नजर की। तो मुझे तो योगी आदित्यनाथ जी से अच्छा मुख्यमंत्री कोई लगता नहीं। जैसे आपने झगड़ा देखा होगा, केशव प्रसाद मौर्य जी एक्स पर लिखते हैं, सरकार संगठन से बड़ा है, मीटिंग में पहुंचते नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में झगड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना डैमेजिंग हो सकता है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। हम्म। केशव प्रसाद मौर्य जी 2017 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। हम्म। तो केशव प्रसाद मौर्य जी की अपेक्षा रही होगी कि भाई जब सरकार अगर बनती है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, हम्म। और सरकार बनी, प्रचंड बहुमत से बनी, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी हाईकमान ने और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने योगी आदित्यनाथ जी को बनाया। तो ये फैसला तो उनका है। केशव प्रसाद जी अगर कुछ कह रहे हैं तो इसका जवाब तो केशव प्रसाद जी दे सकते हैं। कटेंगे बटेंगे बयान का भी आप योगी जी के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं आजकल? नहीं, योगी जी का बयान तो बाद में आया, इतिहास गवाह है। हम्म। योगी जी ने ये कब कहा कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे? उन्होंने कहा इतिहास साक्षी है, जब जब हम बटे हैं तब तब कटे हैं। तो ये तो भारत का टुकड़ा हुआ है। 1947 में विभाजन की विभीषिका का जख्म जो है वो हमारे आत्मा पे अभी तक है। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ना हम बटने देंगे और ना कटने देंगे। जो बांग्लादेश में हालात हुए, उसके बाद योगी जी का यह बयान आया। नहीं, बांग्लादेश में जो हालात हुए वहां हिंदुओं पे जुल्म हुआ। हिंदू बहन बेटियों के साथ जो सलूक हुआ वो तो राक्षसों की तरह, राक्षसों ने भी कभी इतना जुल्म नहीं किया होगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि विपक्ष के किसी नेता ने अपने मुंह से ये एक शब्द भी नहीं कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हिंदू शब्द नहीं उच्चारित किया। तो वोट बैंक की राजनीति एक है। दो नेता के जो बयान आए वो पता क्या है, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा हो नहीं होना चाहिए। अरे कमबख्तो, तुम अपने मुंह से हिंदू शब्द भी नहीं कह सकते, हिंदू शब्द नहीं कह सकते। और ये बात करते हैं कि साहब जब वोट लेना होता तो कहते हैं साहब हम राम विरोधी नहीं है, राम का नाम नहीं ले सकते। जब वोट लेने की बात आती है हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। सच बात यह है
कि विपक्ष जो है वो सनातन का विरोधी है। आपने कहा राहुल गांधी विदेश जाकर हिंदुस्तान की बुराई करते हैं। अभी वो विदेश में जाकर उन्होंने आरएसएस पर हमला बोला। किस तरह से लेते हैं इस बयान को उनके? देखो, जो आईएसआईएस के साथ होगा वो आरएसएस का विरोधी होगा, और जो आरएसएस का समर्थक होगा वो आईएसआईएस का विरोधी होगा। इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो मतलब कांग्रेस आईएसआई के साथ जुड़ गई है। मुझे जो कहना था कह दिया। आरएसएस एक राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रभक्त संगठन है। उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होगा वो आरएसएस का समर्थक होगा। आचार्य जी, ये ज्ञान आप अभी कुछ दिन पहले आपको मिला या कांग्रेस में रहते हुए आपको पता चल गया मेरा था ऐसा? एक बयान बताओ जिसमें मैंने कहा हो क्या आरएसएस राष्ट्र विरोधी है। कभी नहीं कहा राष्ट्र विरोधी है आपने। एक बयान बताओ, मैं क्षमा याचना कर लूंगा। लेकिन कभी आपने आरएसएस की तारीफ भी नहीं करी कांग्रेस में रहते हुए। आरएसएस राष्ट्र के लिए समर्पित संगठन है। तो जब आप राष्ट्र के आरएसएस प्रति को आचार्य जी इतना आरएसएस समर्पित थे तो कुछ आपने लोग उसी आरएस समय कांग्रेस छोड़कर आरएसएस क्यों नहीं ज्वाइन कर कुछ लिया लोग आपने? आरएसएस को धार्मिक संगठन कहते हैं, लेकिन आरएसएस की आप किसी मीटिंग में जाइए, वहाँ ओम जय जगदीश हरे की प्रार्थना नहीं होती है। वहाँ नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वह मातृभूमि को वंदना की गई है। आचार्य जी, हिमाचल की खबर आजकल बड़ी सुर्खियों में, सजौली मस्जिद का मामला आपने सुना होगा। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि जो सरकार है वो स्टैंड ले पाएगी? क्योंकि जो कांग्रेस के मंत्री हैं वो खुद इस पक्ष में है कि उस मस्जिद का मामला जो मसला है हल होना चाहिए, पूरी तरह से अवैध है वो मस्जिद वो। आपको लगता है कि वोट बैंक की चाहत के बावजूद कांग्रेस सरकार कोई बड़ा फैसला ले पाएगी वहां पर? वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे। और कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि मस्जिद को ढा देना चाहिए। हाँ। तो ये सवाल तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से पूछना चाहिए। आप और सारे सेकुलरिज्म के सारे अलमबरदार, सारे झंडा बरदार, सारे पूरा सेकुलर गैंग, स्यूडो सेकुलर गैंग खामोश है। अगर हिमाचल में बीजेपी की सरकार होती और बीजेपी के मिनिस्टर ने ये बोल दिया होता कि मस्जिद को ढा देंगे, तो पूरे देश में हंगामा हो रहा होता। ये सारे वामपंथी जंतर मंतर पे ढोल बजा रहे होते, लेके रहेंगे आजादी, हमें चाहिए आजादी, हैं, ये सब कह रहे होते, मगर आप सब चुप हैं। तो ये सवाल को तो आप उनसे करिएगा। नहीं, आपको लगता है कि आपका अनुभव क्या लगता है कि उस पर कोई फैसला हो पाएगा? मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने विधानसभा के पटल पे कहा है कि मस्जिद अवैध है, उसे गिराना है। तो अब गिराना ना गिराना तो हिमाचल की सरकार का फैसला है। आचार्य जी, आज चलिए आप हमारे साथ बैठे ही हैं तो थोड़ा सा कल्कि धाम के बारे में अगर हम बात ना करें तो इस शो के साथ बड़ी बेईमानी होगी। कल्कि धाम के बारे में ये कहा जाता है, स्कंद पुराण में भी ये लिखा है कि कलयुग में कल्कि भगवान का अवतरण संभल में होगा। ये बात आपको कैसे पता चली? अनुराग जी, ये शास्त्रों में लिखा हुआ, पुराण में लिखा हुआ, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, कल्कि पुराण में और श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जिसमें स्पष्ट रूप से संभल का नाम मेंशन है। संभल, उसमें लिखा है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी संभल नामक स्थान पर, संभल ग्राम में भगवान का पूर्ण अवतार कल्कि के रूप में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेगा। तो जब भगवान का अवतार जहां होगा, तो ये तो पुराणों में लिखा है, तो जहां भगवान अवतार लेंगे उनके अवतार से पहले उसी पावन धरा पर श्री कल्कि धाम बनाने का संकल्प 18 वर्ष पूर्व हमने लिया, और उस संकल्प को शक्ति प्रदान करी भारत के प्रधानमंत्री ने। लेकिन 18 वर्षों तक का जो संघर्ष था वो भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में कई सरकारें रही, आपको एनओसी नहीं दी गई, उसका क्या रीजन था? नहीं, एनओसी क्या? जब हमने ये घोषणा करी कि हम यहाँ कल्कि धाम बनाएंगे तो हाँ। सरकारों ने उस पर पाबंदी लगा दी। हाँ। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने भी पाबंदी लगा दी, अखिलेश समाजवादी पार्टी ने पाबंदी लगा दी। हाँ। जबकि हमने कहा भाई कल्कि धाम वहां नहीं बनेगा जहां भगवान आएगा, कल्कि भगवान का जहां अवतार होगा, और फिर धरती हमारी, धर्म हमारा, धन हमारा, आस्था हमारी, लेकिन पाबंदी लगा दी। कहा कि साहब नहीं, कल्कि धाम इतना बड़ा धाम बनेगा तो यहाँ ठीक नहीं रहेगा, ये तो सेंसिटिव जोन है ना, हिंदू मुस्लिम एकता को खतरा हो जाएगा। जबकि कल्कि धाम एक ऐसा धाम है जहां तमाम मुस्लिम धर्मगुरु आ चुके हैं,
मौलाना अरशद मदनी साहब वहाँ आ चुके हैं, कलवे जब्बास साहब आ चुके हैं, कलवे सादिक साहब आ चुके हैं, मौलाना रुशैद आ चुके हैं, है ना। और तमाम बड़े बड़े नेता, सलमान खुर्शीद हुआ कई बार आ चुके हैं, तारिक अनवर हुआ कई बार आ चुके हैं, आरिफ मोहम्मद खान हुआ कई बार आ चुके हैं। हम वहाँ कौन है जो नहीं आया, उसके बावजूद भी पाबंदी लगी। मतलब एक मंदिर सेंसिटिव जोन बन जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता को खतरा हो जाएगा, ये उन सरकारों ने कहा, आचार्य जी। अखिलेश यादव जी की सरकार ने कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगा दी और हमने बड़ा ये संघर्ष पाबंदी किया। यही क्या कर लगाई कि हाँ, सेंसिटिव जोन है, यही हिंदू क्या मुस्लिम एकता को उस खतरा हो समय जाएगा। वहाँ के नेता थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। हाँ उन्होंने कहा साहब जो बर्क साहब ये कह रहे हैं कि हम कल्की धाम को बनने से रोकेंगे, हाँ तो हम बर्क साहब से नाराजगी मोल नहीं ले सकते। पाबंदी लगा दी और फिर हम हाई कोर्ट आए, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, फिर हाई कोर्ट आए। अंततोगत्वा हमें न्यायपालिका ने न्याय दिया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल पीठ ने ये फैसला दिया कि कल्की धाम के निर्माण पे जो रोक लगी है ये गलत है, इसे हटाया जाए। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की जो बात है वो ठीक है। आर्टिकल 25 और 26 का हनन है। अगर कल्की धाम के निर्माण पे रोक लगाई जाती है तो ये आर्टिकल 25 का हनन है और हमें ये फैसला हमने उसका स्वागत किया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उसका आचार्य जी, कल्की धाम को लेकर कांग्रेस की क्या मानसिकता रहती थी? क्या कांग्रेस कभी आपके साथ खड़ी रही इस मुद्दे पर? राहुल जी तो कभी नहीं आए कल्की धाम। हाँ, आपने बुलाया उनको? हाँ, कई बार बातें हुई, मैंने उनको कहा कि आप आइए, लेकिन वो आए नहीं। प्रियंका गांधी जी को इनवाइट किया आपने कभी? हाँ, उनको भी मैंने कहा था, मुझे उम्मीद थी कि वो जरूर आएंगी। हाँ। और मैं अगर कांग्रेस में रहता तो जरूर आती, लेकिन मैं अब कांग्रेस में नहीं हूँ, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि कल्की धाम तो सबका है। नहीं, मैं प्रियंका गांधी जी आपने को प्रियंका गांधी से मिलने की कोशिश की निष्कासन के बाद? क्योंकि निमंत्रण देने का सही तरीका तो आचार्य जी यही होता है कि आप जाइए, निमंत्रण दीजिए। आपने कॉल किया प्रियंका जी को? छोड़ आए हम वो गलियां, छोड़ आए हम अब वो गलियां, तोड़ दिया नाता तेरी जुल्फो अदा से, तोड़ दिया नाता तेरी जुल्फो अदा से, लाख बल खाए अब अपनी बला से। मैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को बड़ी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वो अपना रास्ता चुने, अपने रास्ते पे चलें, सफल हों असफल हों, उनका परिश्रम, उनका पुरुषार्थ। मैं अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। आचार्य जी, शो के अंत में 2-4 सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। आपसे एक सवाल, आपका एक जो बयान है वो आपसे जुड़ा है और शायद आपको वो जीवन भर तंग भी करता रहेगा। एक हिंदू आतंकवाद के बारे में आपने बोला था। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि आपको एक हिंदू आतंकवाद का नाम आपको लेना पड़ा अपने बयानों में? आप चूँकि आचार्य भी हैं और सनातन को भी मानने वाले हैं। मैं जब कांग्रेस में था, जी। तो ये हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी जा रही थी। जी। इसमें बहुत बहुत बड़े नेता थे, पी चिदम्बरम जी, हमारे सुशील कुमार शिंदे जी, जयराम रमेश जी, ये सब लोग थे। पर अनुराग जी, आप मेरा कोई स्टेटमेंट दिखा दें जिसमें मैंने ये कहा हो कि हिंदू आतंकवादी है। ये मेरे ऊपर इल्जाम है। मैं जब कांग्रेस में था तब भी सच बोलता था और सच बोलने की हिम्मत रखता था, और मैं आज कांग्रेस में नहीं तब भी सच बोलता हूं, और सच बोलने की वजह से ही मुझे कांग्रेस ने निष्कासित किया। मेरा कोई और गुनाह नहीं है। राम मंदिर जाना मेरा गुनाह है, मैंने कहा मैं राम मंदिर जाऊंगा, मुझे निमंत्रण मिला है। मैंने ये भी कहा कि तुम इस निमंत्रण को मत ठुकराओ। यही तो सच बोलने की बातें हैं, यही सच है जिनकी वजह से मेरा राजनीतिक वध किया गया, और मैंने किसी की भैंस नहीं खोली। मैंने मेरा कोई एक स्टेटमेंट देखो, मैं पूरी कांग्रेस को चुनौती देता हूं, आज भी देता हूं, पूरे देश की मीडिया को कहता हूं कि एक मेरा बयान दिखाएं, मेरा कोई एक ट्वीट दिखाएं जिसमें मैंने ये कहा हो कि हिंदू आतंकवाद या हिंदू आतंकवादी या हिंदू आतंकवादी होता है या फलाना होता है। मेरा एक दिखाओ। अच्छा आचार्य जी, जो अखाड़ा परिषद है उसके साथ आपके आजकल रिश्ते कैसे चल रहे हैं? हाँ, मैंने ये हमेशा कहा है कि जो हिंदू है वो आतंकवादी नहीं हो सकता, और जो आतंकवादी है वो हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, एक चींटी को मारने की भी अनुमति नहीं देता।
तो बम विस्फोट करने की अनुमति कैसे दे सकता है? आचार्य जी, अखाड़ा परिषद के साथ आजकल आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं? अखाड़ा परिषद का मैं कभी सदस्य नहीं रहा। आचार्य जी, राजनीति पहले आप जब युवा अवस्था में थे, धरना प्रदर्शन आप करते थे, उसके बाद राजनीति में आने के बाद आचार्य बनने का सफर कैसे बीच में आया है ये? आध्यात्म की तरफ आप कैसे चले गए? आत्मकथा लिखूंगा, उसमें सब बताऊंगा। मतलब आज कुछ नहीं बताएंगे इसमें आज? सब लिखूंगा, सब लिखूंगा, और आपसे भी सलाह मशवरा करके लिखूंगा। अच्छा आचार्य जी, आप मोदी के प्रेम की वजह से पूरी तरह से अब भाजपा से जुड़ने को तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से आप बहुत खुश हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में राहुल गांधी के जो फैसलों की आप आलोचना करते थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर कहते हैं। वो बात अलग है कि भाई उनके जो फैसले हैं वो देश हित में हैं। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी को अगर आप कभी सुनते हो या उनका कोई बयान सुना हो, तो हमेशा वो कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल हिटलर की तरह पार्टी को चला रहे हैं। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक हम्म, नेता हैं और डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी जितनी ताकत के साथ, जितने मेजॉरिटी के साथ इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो तो डिक्टेटरशिप कर सकते थे। उन्होंने कहा कि 10 साल से तो कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा है। विपक्ष का एक ही काम है कि उठो सुबह ही बिना मुंह धोए नरेंद्र मोदी को गाली दो। अगर किसी की जेब कट जाए कि मोदी ने काट ली, किसी की भैंस खुल जाए मोदी ने खोल ली, किसी के साथ कुछ हो जाए मोदी ने कर दिया। कौन सा आरोप है, कौन सा इल्जाम है जो मोदी पे नहीं लगाया? और नरेंद्र मोदी ने किसके साथ क्या किया? अगर नरेंद्र मोदी डिक्टेटर होते तो सारे विपक्ष वाले इमरजेंसी की तरह तिहाड़ जेल में होते। अब कुछ लोग तिहाड़ जेल में गए, कुछ लोग पे मुकदमे बने, वो तो भ्रष्टाचार के मामले हैं। अब नेशनल हेराल्ड का केस है, ये तो नरेंद्र मोदी जी से पहले कोर्ट के आदेश पे जांच शुरू हुई थी। अब आप भ्रष्टाचार करेंगे, ईडी आपके घर आएगी, सीबीआई आएगी, आप कहेंगे ये लोकतंत्र पे हमला है। भला भ्रष्टाचार की जांच करना लोकतंत्र पर हमला कैसे? ईडी को जितनी पावर आज नहीं है, उतनी पावर चिदम्बरम जी के समय से दी गई है। जब ईडी कांग्रेस के इशारे पर काम करती थी तब ईडी ईमानदार थी। अब ईडी बीजेपी के इस सरकार के तहत काम कर रही है तो ईडी बेईमान हो गई। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के अगर इंटरनल अगर अगर नरेंद्र मोदी डिक्टेटर होते तो मैं तो 12 साल नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोला हूं। भारतीय जनता मेरे घर पार्टी तो ईडी नहीं आई क्योंकि मैं भ्रष्टाचारी था नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बात कही जाती है, हालांकि ऑफ रिकॉर्ड है, कि डमी मुख्यमंत्री बनाने का दौर जारी है। राजस्थान में विकल्प होते हुए, मध्य प्रदेश में विकल्प होते हुए, हरियाणा में विकल्प होते हुए ये डमी मुख्यमंत्रियों की फौज बनाई जा रही है ताकि कोई आवाज ना उठा सके। नहीं, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि ये नए लोगों को लीडर बनाने की एक शुरुआत है। पुराने लोगों को दफन कर दिया जाए, कौन ये दफन कितना हुआ? सही है? किसको दफन किया? दफन कोई नहीं हुआ। वसुंधरा राजे वहां चीफ मिनिस्टर नहीं है तो दफन थोड़ी मानी जाएगी। शिवराज सिंह जी वहां से हटे हैं तो केंद्र में मंत्री हैं। वसुंधरा जी का पूरा सम्मान है। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने नेता हैं, जितने पुराने नेता हैं, सबका सम्मान है ना? ये तो देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। सब बदलते हैं, सब धीरे धीरे करके रिटायर होते हैं। कल सोनिया गांधी थी, कांग्रेस के नेतृत्व कर रही थी, आज राहुल गांधी कर रहे हैं। परसों कोई और कर रहा था, कल कोई और करेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो नए लोगों को चांस देने का जो विषय है, इसको आप ऐसे मत देखिएगा। ये इसको देखिएगा कि नए नेता पैदा हो रहे हैं। अब राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी को मौका दिया, वो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को दिया, उधर हेमंत विश्वा शर्मा को दिया, उधर उड़ीसा में दिया, उधर छत्तीसगढ़ में दिया। तो नए लोगों को आगे लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और ये भारत के भविष्य को सशक्त करेगा, उज्जवल करेगा। आचार्य जी, इंटरव्यू की शुरुआत में मैंने कहा था कि आप जितने सरल दिखते हैं उतने हैं नहीं। दिल में सबके आते हैं, लेकिन आपको समझना बहुत मुश्किल है। मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन आपने फिर दोबारा से गुत्थी को और उलझा दिया। मैं आपको वचन देता हूं कि एक बात, जब मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा तो खूब ढोल बजा के करूंगा, चोरी छिपके नहीं करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं अपनी आत्मकथा जब लिखूंगा तो आपके कुछ सवाल हैं
उनके जवाब उसमें दूंगा। तो मतलब ये मानूं मैं कि जब दोबारा आपके साथ मैं पॉडकास्ट करूंगा कि जो आज गुत्थियां फिर उलझ गई हैं उनका खुलासा हो जाएगा, वो सब सुलझ जाएंगी। एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत शेर है किसी का कि कभी मिली फुर्सत तो तेरी जुल्फ सुलझा देंगे, आज उलझा हूं वक्त के सुलझाने में। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग चड्ढा विद अनकट में आपका हमसे बात करने के लिए, इतना अनुराग जी, कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार व्यक्त करता हूँ, आपने मुझे इस जगह बुलाया और बिल्कुल खुले दिल से एक अच्छे एटमॉस्फेयर में बात हुई, मेरा सम्मान भी किया, मुझे प्यार भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। तो दोस्तों आपको ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, और आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी नए शो में नई हस्ती के साथ।